नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। चलिए आज हम क्या करते हैं, आज जो SSC GD का 11 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्नों का डिस्कशन या एनालिसिस हम करते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। इस फीमर को हम क्या कहते हैं, इस फीमर को हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, किसकी सबसे छोटी हड्डी की बात करें, अगर हम किसकी सबसे छोटी हड्डी की, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कौन सी होती है, स्टेपीज। अब इसमें अगर हम दूसरे ऑप्शनों को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस, अल्ना। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या होती हैं, हमारे हाथ में कोहनी के नीचे और कलाई के ऊपर की जो हड्डी होती हैं वहाँ पर साथ में पाई जाती हैं संयुक्त रूप से, जिनको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। टीबिया की बात करें हम तो टीबिया और एक हड्डी है क्या, फ्यूबुला। कौन सी है, टीबिया और फ्यूबुला। ये दोनों क्या होती हैं, साथ में पाई जाती हैं। कहाँ पर, जो हमारा पैर है उसमें घुटने के नीचे और जो हमारी एड़ी है उसके ऊपर की हड्डियाँ एक साथ पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टीबिया और फ्यूबुला। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की कौन से स्थान की अर्थव्यवस्था है। तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत, अगर हम वर्तमान में बात करें 2020 की बात करें तो 2020 में भारत कौन से स्थान की अर्थव्यवस्था है, 2020 में यह 6वें स्थान की अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्योंकि यह प्रश्न सन 2018 के संदर्भ में पूछा गया था, सन 2018 के संदर्भ में पूछा गया था, तो उस समय की बात करें हम तो उस समय भारत 7वें स्थान की नॉमिनल जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था था। कब, सन 2018 में क्या था, 7वें स्थान की अर्थव्यवस्था था। अगर हम सन 2019 की बात करें तो इस समय भारत ने काफ़ी प्रगति की, समझ लीजिए कि 5वें स्थान पर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंच गई। कैसे, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। तो इसने क्या किया, यूके और फ्रांस को अर्थव्यवस्था की अगर हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो पछाड़ कर 5वें स्थान पर यह खुद पहुंच गया। और इसने क्या कह सकते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री थे उन्होंने कुछ ऐसी आशाएं लगाई थी या संकल्पना थी कि हम क्या कर सकते थे, भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे करके बन सकते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में ये सारी संरचनाएं खाली दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ, जिसको हम USSR भी कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूनियन ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, USSR, या इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, या जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं अपनी सामान्य भाषा में। इसका विघटन कब हुआ, सन 1991 में हुआ, सन 1991 में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस स्थान से निकलती है। ऑप्शन है आपके अरावली की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ी हैं, इसमें आपको बताना है कौन से स्थान से निकलती है। तो कॉमन सा प्रश्न था, हम जानते हैं कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन, नर्मदा नदी जिसको हम कहते हैं, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन निकलता है, नर्मदा नदी निकलती है। कौन निकलता है, नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और यहाँ से कौन निकलता है, और एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, सोन नदी भी कहते हैं। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नदी है नर्मदा और दूसरी नदी कौन सी है, सोन नदी है। अब इसी संदर्भ में बात कर लेते हैं अरावली की पहाड़ी के बारे में। तो यह अरावली की पहाड़ी जो है, अरावली की पहाड़ी यह कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ी। यहीं पर क्या है, माउंट आबू है आपका। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी बात करें, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है
सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये चारों प्रश्न पहाड़ियों के संदर्भ में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बेस्टिल जेल पर हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टिल जेल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बास्तील की जेल। ठीक है, तो बास्तील की जेल ने कौन सी घटना को जन्म दिया? ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं हमें विश्व इतिहास के प्रश्नों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो इसने किसको जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बास्तील जेल पर हमले की घटना ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। अब बात करें हम कि फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? फ्रांस की क्रांति बात करें या कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ क्या था यहाँ पर कि जो यहाँ का शासक था, कौन सा शासक यहाँ का उस समय शासक थे यहाँ के? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। यह कैसा शासक था? यह अत्यंत ही क्रूर, निर्दयी, ठीक है, और अत्याचारी शासक था। इसके जो 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो जो लुई 14वां थे वो काफ़ी अच्छे शासक माने जाते थे, लेकिन उनके बाद जो लुई 15वां है वह भी अत्यधिक विलासी थे, और लुई 16वां भी कह सकते हैं अत्यधिक विलासी ही थे। तो इनके अत्याचारों कारण जो भी इनका विरोध करता था वह उसे उठाकर बास्तील की जेल में बंद कर देते थे। तो जब यहाँ की जनता इनके शासन से त्रस्त हो गई तो उन्होंने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह ही उठकर क्या किया? बास्तील की जेल पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से अपने कैदियों को छुड़ा लाए। और यही क्या हुई? संपूर्ण कह सकते हैं फ्रांस में एक क्रांति के रूप में फैली, और उन्होंने क्या किया? लुई 16वां को उनके पद से हटा दिया क्रांति कर। आगे चलते हैं, क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? बहुत कॉमन प्रश्न है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। लेकिन यहीं से हम अगर एक दूसरा प्रश्न बनाना चाहें तो क्या बनेगा कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वहाँ पर एकमात्र कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? उस तत्व की बात करें तो वह तत्व कौन सा होता है? Mg, जिसको हम मैग्नीशियम नाम से भी जानते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल में एकमात्र तत्व पाया जाता है जिसको हम Mg कहते हैं, जो हमारे क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिनको मैग्नीशियम भी कहते हैं। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू आप जानते होंगे, इनको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों द्वारा ही अंगों का निर्माण होता है, अंगों से ही अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्र से ही किसी जीव का कह सकते हैं एक संरचना या निर्माण होता है। जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों की बात करें तो ये सब क्या है? ये भी हमारे क्या होते हैं? ऊतक ही होते हैं। लेकिन कैसे ऊतक हैं? संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है संवहन करना। किसका? जाइलम करेगा जल का संवहन, और फ्लोएम करेगा फूड यानी खाद्य पदार्थों का संवहन। जाइलम जल का और फ्लोएम फूड का संवहन करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन है? निम्न में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? यह भी हम प्राय जानते होंगे, सबसे कॉमन सा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे कह सकते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी सारी चीज़ें क्या है? कृषि पर ही टिकी हुई है। मैक्सिमम जनता क्या करती है? कृषि ही करती है। आगे 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? कौन सा भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यहाँ पे झारखंड होना चाहिए। ओडिशा और झारखंड क्षेत्र, इसमें कौन होना चाहिए? तो ओडिशा और झारखंड क्षेत्र के बारे में हम जानते होंगे कि यहीं क्या है? बहुत सारी खानें पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन ही क्या होगा? ओडिशा और झारखंड क्षेत्र। लेकिन अगर हम बात करें ओडिशा और झारखंड की तो यहाँ पर ये जो लोहा है या लौह अयस्क यह पाया कहाँ जाता है? लौह अयस्क अगर हम ओडिशा के संदर्भ में बात करें तो ओडिशा में कटक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और भी स्थान है जहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन कटक में पाया जाता है बढ़िया। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूम एक स्थान है। सिंहभूम झारखंड प्राय हम जानते हैं बहुत सारी खनिजों के लिए विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्या कहते हैं लौह क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर कोयला की खदानें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो झारखंड कई सारे खनिजों के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर ओडिशा में कटक स्थान से और झारखंड में सिंहभूम स्थान से अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ अगर आपको हम फैक्ट बताएं तो ओडिशा क्या है? ओडिशा पूरे भारत का 50% से अधिक कह लें 50% लौह अयस्कों का क्या करते हैं? उत्पादन करता है। ओडिशा की जो खाने हैं भारत की 50% लौह अयस्कों का उत्पादन करती हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या है? किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानता है?
लाइट ऑफ एशिया किसे नाम जाना जाता है? ये हमारे महात्मा बुद्ध, या जिनको हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद जी को आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद। गांधी जी को भी आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा परिचित होंगे आप इनसे, गांधी जी से। लेकिन आप में से कई लोग रूमी से परिचित नहीं होंगे, रूमी से परिचित नहीं होंगे। रूमी क्या थे? रूमी का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये एक तरफ से फतवा वगैरह जारी करते थे। एक मौलवी थे, ये कैसे, टर्की जो उस समय था, जो खलीफा शासन हुआ करता था, तो उस समय की कुछ घटना है, तो ये वही थे, फतवा वगैरह जारी करते थे। रूमी मुस्लिम धर्मगुरु थे एक तरफ से कह सकते हैं। चलिए आगे 10वां प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की बात करें, ये भी एक कॉमन प्रश्न है आपके लिए, स्टैटिक जीके का सबसे मोस्ट पार्ट की तरफ से कह सकते हैं क्या, हमारे नृत्य शैलियाँ वगैरह, ठीक है। नृत्य शैलियों को आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ये है आपकी भरतनाट्यम। तमिलनाडु क्या है? भरतनाट्यम। वहीं अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो किसकी होगी? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है। मोहिनीअट्टम कहाँ की है? मोहिनीअट्टम है केरल की। मोहिनीअट्टम कहाँ की है? केरल की। कथक कहाँ का है? कथक हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आगे 11वां प्रश्न, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताएं। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? हमारा गोवा है। गोवा भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और अगर बात करें तो लगभग हमारे हिसाब से 3706 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका एरिया है। और अगर हम बात करें इसके बाद जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य, दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, उसकी बात करें हम तो वह कौन सा आता है? वह है हमारा सिक्किम। छोटा राज्य तो सबको पता होगा, लेकिन दूसरे नंबर का छोटा राज्य बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कौन सा होगा? सिक्किम होगा दूसरा सबसे छोटा राज्य। कौन सा? दूसरा सबसे छोटा राज्य भारत का। आगे 12वें प्रश्न पर चलते हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक, स्वर्ण नहीं होगा यहाँ पर होगा रजत। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कह सकते हैं, या भारत की प्रथम महिला कौन सी है जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता होगा, कौन है वो? वह हमारा आंसर होगा कौन? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। 2016 रियो ओलंपिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगर हम बात करें भारत का ओलंपिक का सबसे पहला मेडल कौन से किन्होंने जीता था, भारत का ओलंपिक में चाहे वो रजत हो चाहे स्वर्ण, किसी की भी बात करें, सबसे पहले किन्होंने जीता था, तो भारत में सबसे पहले पदक जीतने वाली कौन सी? ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन सी? ओलंपिक में भारत की पदक किसमें? ओलंपिक में कौन किन्होंने जीता था? ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ जीता था इन्होंने? सन 2000 में जीता था सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। कि इन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी है, भारत की सबसे पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक लिया हो। वो कौन सा पदक था इनको मिला था? इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, या कांस्य पदक मिला था। इनको रजत पदक मिला था, सिल्वर मेडल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको ये प्रश्न हलवा लगेगा, एक तरफ से समझ लीजिए। किस स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो इसका उत्तर हुआ कौन सा? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसके कह सकते थे इसके हेड कौन थे? विजय राघवाचार्य। इस कमेटी की या कह सकते हैं इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचार्य ने की थी। और यहीं से क्या हुआ था? आपका असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी, असहयोग आंदोलन का पारित होना। आगे 14वां, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध, या जिसको हम क्या कहते हैं? सिविल वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सिविल वार भी कहते हैं। क्या? सिविल वार भी कहते हैं। गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो आपका उत्तर तीसरा होना चाहिए, सन 2009 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ था? सन 2009 ईस्वी में समाप्त हुआ था। सन 2009 ईस्वी में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीलंका में आपने सुना होगा LTTE के बारे में। किसके बारे में? LTTE एक संगठन था। कौन था?
LTTE जो संगठन था उसको भारत ने क्या करार दिया था, आतंकवादी करार दिया था। कब? राजीव गांधी की हत्या के बाद। किसको? LTTE संगठन को। और खाली भारत ने ही नहीं, विश्व के अन्य देशों ने भी इसको क्या करार दिया था, आतंकवादी संगठन करार दिया था LTTE को। LTTE क्या थे? ये तमिलियंस थे जो श्रीलंका में रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना गुट बनाया इनके बीच में, और जो वहाँ की श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वहाँ के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता, संघर्ष जारी था, ठीक है। तो वहाँ जब कब समाप्त हुआ आपका? सन 2009 में। यही इसी की वजह से वहाँ पर सिविल वार छिड़ा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? जीन जैकस क्या थे? ये एक प्रसिद्ध चिंतक थे। कौन था? जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी जानते होंगे आप, कॉमन प्रश्न है। लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है आपका? घूमर वगैरह होता है, ठीक है। और गुजरात में गरबा, डांडिया, ये सब। आगे प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें तो निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, बताइए। लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड्स, कौन सी होंगी? इसमें होगा आपका आंसर लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों का हिस्सा नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी आपकी चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे वो थाइमस ग्लैंड हो, ये सभी इंटरनल सिक्रेशन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं, या आंतरिक स्रावी ग्रंथियों की कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यह भी बहुत कॉमन सा प्रश्न है। इसका पूर्ण रूप क्या हुआ? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं दूसरे स्थान पर एक और है आरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो चीज़ें होती हैं। चलिए, डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे जीन में सहायक होता है, या कहते हैं आनुवंशिकता में सहायक होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? जीन वगैरह पाए जाते हैं। आगे 19 नंबर प्रश्न, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक, या जिसको हम क्या कहते हैं पितरा दुआ जड़ाऊ का नाम आपने सुना होगा, किस इमारत में पाई जाती है? पितरा दुआ जड़ाऊ कौन सी इमारत में है? पितरा दुआ जड़ाऊ, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया? यहाँ पर आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चार मीनार होना नहीं चाहिए, इंडिया गेट था यहाँ पर, सॉरी, इंडिया गेट में, इसमें भी नहीं होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें भी नहीं है। बचा कौन सा? ताजमहल। और ताजमहल की बात करें तो ताजमहल वैसे भी आप जानते हैं विश्व के 8वें अजूबों में से एक है। तो ये अपने अंदर कुछ खास कह सकते हैं खासियत ये वैसे भी रखता है। कौन? ताजमहल। तो ताजमहल में क्या है? पितरा जड़ाऊ का कार्य किया गया है। ताजमहल में किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज की याद में बनवाया था। इसमें क्या हुआ? पितरा जड़ाऊ का कार्य किया गया है। किसमें? ताजमहल में। चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार हमको पता है हैदराबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं, उपनाम है इसका। इंडिया गेट दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, नमक का रासायनिक नाम। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl भी कहते हैं, ठीक है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं। 21 GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर हम यहाँ पर बने दूसरे प्रश्नों की बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, तो कह सकते हैं भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 से। कौन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई सन 2017 से। और एक प्रश्न की बात करें तो और दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि भारत में सबसे पहले GST लागू करने वाला राज्य कौन सा था? भारत में सबसे पहले GST लागू करने वाला राज्य कौन सा था? खैर ये प्रश्न पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जानना आपके लिए जरूरी है। भारत में अगर बात करें सबसे पहले GST लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो यह राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। कौन था? तेलंगाना। कौन था? तेलंगाना था, ठीक है। कौन था? तेलंगाना राज्य था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ GST लागू किया। और एक बात करें, अगर GST बिल सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया? GST बिल सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया? वह था आसाम, ठीक है। आसाम ने सबसे पहले GST बिल को पारित किया था। आगे चलते हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली, ठीक है, कौन थी सबसे पहले? सानिया मिर्जा नहीं हो सकती, टेनिस प्लेयर है।
ये दोनों नहीं है। बचा कौन? सबसे फेमस आरती शाह जी। आरती शाह ने क्या किया था? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी बहुत कह सकते हैं एक हाई अच्छे लेवल का प्रश्न है, या कह सकते हैं बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, काफ़ी यार डिमांड रहती है इसकी। कौन है ये? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और सॉरी, इनके ऊपर ये खुद पुस्तक थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। अगर हम बात करें इनकी और पुस्तकों के बारे में तो वह कौन सी थी? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये APJ अब्दुल कलाम जी की कुछ फेमस पुस्तकें हैं। अगर हम रामनाथ कोविंद की बात करें, इनकी जो सबसे इस समय कह सकते हैं चर्चित पुस्तक है वो कौन है? लोकतंत्र के स्वर। कौन सी है? लोकतंत्र के स्वर। लोकतंत्र के स्वर रामनाथ कोविंद जी की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं जनतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। जनतंत्र लोकतंत्र है जहाँ पर लोगों का तंत्र चलता हो, लोगों का शासन चलता हो, लोग यानी हमारा शासन चलता हो। कैसे? जैसे हमारे देश में शासन चलता है, वहाँ के प्रतिनिधि क्या हो? राजा के उत्तराधिकारी ना हो, वहाँ के प्रतिनिधि क्या हो? लोगों द्वारा चुनकर आए हों। वहाँ पर लोगों का शासन चलता है, यानी लोग जो कहें उस बात को सुना जाए, उन चीज़ें उनकी डिमांडों को पूरी की जाए। ये नहीं कि मोनार्की हो, कह सकते हैं राजतंत्र हो कि वहाँ से जो राजा कहता है उसी का शासन सर्वोपरि है, ऐसा कुछ नहीं होता। जनतंत्र का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब यहाँ पर जन भागीदारी सुनिश्चित हो, जहाँ पर लोगों की भागीदारी क्या हो? सुनिश्चित की जाए, वह होता है जनतंत्र या लोकतंत्र। अब इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। सही बात है, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति कौन देता है? जनतंत्र ही देता है। राजतंत्र में हम अपना अनुमति चुन लेंगे क्या? नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि वह राजा तो उत्तराधिकारी होगा। राजा जिसको चाहेगा वो अपना उसको उत्तराधिकारी बनाएगा, वो उसमें आपका कोई चलने वाला है नहीं। दूसरा क्या होगा? वित्तीय आपातकाल के समय लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। यह तो एकदम ही गलत है, जनतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति, ऐसा भी नहीं है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देता है, यह तो कहीं से रिलेट ही नहीं करता। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? कौन है शांति का प्रतीक? शांति का प्रतीक कबूतर होता है, कौवा, उल्लू या मोर नहीं होता है। ठीक है। मोर की बात करें तो मोर क्या है हमारा? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। कौन है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है और यह शांति का प्रतीक हो गया। और क्या है? राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। ठीक है। तो ये था हमारा जनरल अवेयरनेस या सामान्य जागरूकता का प्रश्न SSC GD से। तो आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और इन सबसे बड़ी चीज़ की इनकी अवस्था या कह सकते हैं इनका लेवल क्या होता है। ठीक है। तो आप ये इसको कह सकते हैं हम एक तरफ से मॉडरेट लेवल का प्रश्न को हम कह सकते हैं। हाई लेवल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मॉडरेट ये जरूर था, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के प्रश्न आते हैं। हम अगर देखिए अभी जो NTPC वगैरह के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन शायद ही पूछे गए हों, तो उस आधार पर कहें तो ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न हो सकता है। तो चलिए, ये था हमारा यहाँ पर टॉपिक जो था ये समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले दिन के या कह सकते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।